हेलो प्यारे विद्यार्थियों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और जैसे कि आप सभी को पता है कि अपने ट्वेल्थ के लिए यहाँ पर आपकी 1-to-1 डे क्लासेज मिल रही हैं और कंटिन्यू आपके पढ़ रहे हैं। तो अभी जैसे बुक आपको पता होगा, हम पढ़ रहे स्वतंत्र भारत की राजनीति, ठीक है ना। और इसमें अब आज जो चैप्टर है अपना, वो स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। ध्यान रखिएगा, 6 चैप्टर के बाद सीधा 8 आया हूँ। क्यों? क्योंकि 7 चैप्टर आपके इस बार बुक में नहीं है, मतलब उसको हटा दिया गया, ठीक है। तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, अदरवाइज आप उसको भी पढ़ेंगे जो जरूरी मतलब बुक में है ही नहीं आपके सिलेबस में, ठीक है। देखिए, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। और वैसे आपको बता देते कि आपके नोट्स भी अवेलेबल हैं, 100 रुपये पर बुक हैं। मतलब आपके पूरे जैसे 2 बुक है आपके ट्वेल्थ की, तो दोनों बुक का 100 रुपीज़ आपके नाम मात्र फीस पर उपलब्ध है। नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे कमेंट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आपके 11th वालों की भी है, क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रीय आकांक्षाओं का मीन्स क्या होता है? देखो, क्षेत्र विशेष से संबंधित लोगों की कुछ इच्छाएं, उसको हम कहते हैं क्षेत्रीय आकांक्षाएं। देखो, जैसे एक पूरा राष्ट्र होता है, तो पूरे राष्ट्र के लिए लोगों के मन में जो आदर्श इच्छा, मनो इच्छा या अभिलाषा होती है, तो वो राष्ट्रवाद की ओर प्रकट होती है। लेकिन अगर लोगों के मन में अपने अपने क्षेत्र विशेष के लेकर मांग हो, जैसे कोई फलाना राज्य कहे कि मुझे ये करनी, मुझे मेरे को ये चाहिए, कोई और राज्य का ये चाहिए, इस प्रकार से एक देश के अंदर ये छोटी छोटी अलग अलग आकांक्षा होती है, तो देश के लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करती है। जैसे बात करते हैं कि अभी जैसे वर्ल्ड कप चल रहा है, मान लीजिए, ठीक है। तो इसमें अगर भारत का जैसे पाकिस्तान के साथ मैच है, तो उस समय पूरे देश के मन में, पूरे देश की आकांक्षा एक ही होती है कि भारत जीत जाए। अब बात कर लीजिए, आईपीएल हो रहा है। अब आईपीएल हो रहा है तो अलग अलग क्षेत्र, जैसे राजस्थान है, गुजरात है, इसके बाद दिल्ली है, या अलग अलग टीमें होती है। उस प्रकार देश की इच्छाएं, आकांक्षाएं लोगों की अलग अलग बदल जाती है। तो क्षेत्रीय आकांक्षाएं भारत की एकता के रूप में देखा जाए तो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, क्योंकि इससे देश के अंदर लोगों की इच्छाएं बढ़ जाती है, तो एकता है वो कमजोर हो जाती है। तो इसी दरमियान हम आगे यहाँ पे टॉपिक शुरू करते हैं, तो इसी में हम आपको बताएंगे कि कुछ ऐसा भी हुआ है कि भारत के सामने क्षेत्र विशेष को लेकर अलग अलग मांगे आई और अलग मांगों के निपटारे के लिए भारत की सरकार को विशेष नजरिया अपनाना पड़ा, क्योंकि देश की एक ही मांग नहीं, देश के अलग अलग क्षेत्र की अलग मांग आ रही थी। जैसे मान लीजिए, अगर मैं आपको बताऊं कि भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश में मांग की गई भाई हमारे की भाषा के आधार पर राज्य बनाइए, किसी ने संस्कृति के आधार पर कहा, किसी ने अपनी विशेष पृष्ठभूमि के आधार पर अलग मांग की। तो ये अलग अलग मांग क्षेत्रीय आकांक्षाएं राष्ट्रीय एकता के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। अब इसी दरमियान हम आपको पॉइंट आगे लेके चले, भारत सरकार का नजरिया इस पर क्या रहा। क्षेत्रीय आकांक्षा को अगर आप छात्र में लिखा लेता हूँ, छोटा सा लिख दीजिए इसका। यहाँ पर हम बात करें कि राष्ट्रीय हित से ज्यादा अपने क्षेत्र को प्रमुखता देना, ये क्या कहलाता है? क्षेत्रीय आकांक्षा है, ठीक है। इस प्रकार से तो अब इस संदर्भ में अपना जो पॉइंट है, वो पॉइंट है भारत सरकार का इस पर क्या नजरिया था। भारत सरकार का नजरिया, देखिए, अब आपको ये पता है कि ये जो क्षेत्रीय आकांक्षाएं हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम दिक्कत करने वाली थी। तो सरकार ने इस बारे में क्या सोचा, सरकार की क्या मतलब प्रक्रिया या क्या राय थी, इस बारे में क्या था? तो देखिए, यहाँ पर अगर देखा जाए तो विविधता में एकता है। हमारी संस्कृति कल्चर की क्या है कि भारत में विभिन्न प्रकार की विविधता है, ठीक है ना। तो इस विविधताओं में भी एकता पाई जाती है, विविधताओं में भी एकता स्थापित है। भारत की शासन व्यवस्था में एकता स्थापित है। लेकिन जब ये क्षेत्रीय आकांक्षा है तो एकता को कहीं ना कहीं प्रभावित करती है, क्योंकि भारत विभिन्न क्षेत्र और भाषाई समूह का मिला हुआ एक देश है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर विभिन्नताएं भी हैं, लेकिन एकता की भावधारा बहती है, एकता का एक
वातावरण देखा जाता है, ठीक है। तो एक राष्ट्र के बलबूते सभी देश एक साथ मजबूत होते हैं, लेकिन क्षेत्रीय आधार पर जब बात आती है तो लोग आपस में बढ़ जाते हैं। जैसे वर्ल्ड कप की बात करो और आईपीएल की बात करो तो आपको समझ में आ जाता है। अब यहाँ पर देखें तो भारत की विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक दृष्टिकोण अपनाया गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। भारत की जैसे अभी मैंने बताया था कि सरकार का क्या नजरिया था। सरकार ने भारत की विविधता में एकता के अंतर्गत जब ये क्षेत्रीय आकांक्षाएं जब स्थापित हुई या बढ़ने लगी तो सरकार का क्या नजरिया था। तो भारत ने विविधता के सवाल पर विविधता के सवाल पर लोकतांत्रिक नजरिया अपनाया। कौन सा? लोकतांत्रिक नजरिया, ठीक है। कि भाई हमें क्षेत्रीय आकांक्षाएं या फिर मान लीजिए इस प्रकार से विविधता है तो हमें लोकतंत्र को ध्यान में रखकर ही आगे बढ़ना होगा। लोकतंत्रीय नजरिया नहीं, वो नजरिया जो लोगों के हित में हो और लोकतांत्रिक शासन के लिए भी सही हो, तो उसी नजरिए को अपनाया जाए। तो इसलिए जैसे क्षेत्रीय आकांक्षाएं जब आई, यानी लोकतंत्र क्षेत्रीय आकांक्षाएं को क्षेत्रीय विरोधी नहीं मानता है। कहने का मतलब है कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं तो लोग फिर अपनी अपनी मांग तो करेंगे, लेकिन इसको लोकतंत्र विरोधी नहीं कहा जा सकता कि भाई अलग राज्य है वो अलग मांग कर रहा है, ये राज्य अलग मांग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, तो एक राष्ट्र का क्या होगा। लेकिन जब लोकतंत्र में रह रहे तो लोग तो अपनी आकांक्षाएं मांग करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को लोकतंत्र विरोधी नहीं कहा जा सकता, पहले तो ये ध्यान रखना है। क्षेत्रीय आकांक्षा को लोकतंत्र विरोधी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि क्षेत्र विषय में लोग रह रहे तो उनकी तो आकांक्षा होगी, मांग होगी। तो फिर लोकतांत्रिक राजनीति को अगर हम देखें तो ऐसे काफी अवसर आते हैं, पूरे अवसर आते हैं जब विभिन्न दल अपने राष्ट्र हित की जगह क्षेत्रीय पहचान को महत्व देते हैं। किसको? क्षेत्रीय पहचान को महत्व देते हैं या किसी खास क्षेत्रीयता को आधार बनाकर लोगों की भावनाओं की नुमाइशगी करते हैं कि भाई ये होना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक राजनीति का एक अर्थ यह भी है कि क्षेत्रीय मुद्दों और समस्याओं पर नीति निर्माण की जो प्रक्रिया होती है ना, उस पर समुचित ध्यान दिया जाए और भागीदारी की जाए। तो इसलिए क्षेत्रीय आकांक्षाएं, ठीक है ना, आकांक्षाएं लोकतंत्र विरोधी नहीं हो सकती, लेकिन जब राजनीतिक दल क्षेत्र विशेष से अपने निजी स्वार्थों, अपने निजी हितों को बढ़ावा देते हैं। जब निजी हितों को बढ़ावा देते हैं तो निजी हितों को बढ़ावा देते तो फिर क्षेत्रीय भावनाएं बलवती होती है। बढ़ावा देते हैं तो क्षेत्रीयता की भावनाएं बलवती होती है, यानी मांग तेज पकड़ती है कि हमें हमारा क्षेत्र अलग कर दो। जब इस प्रकार से होता है तो फिर भारत सरकार ने क्या नजरिया अपनाया। तो जब मान लीजिए ये ऐसी समस्या होती है तो सरकार का नजरिया क्या है। तो इनका नजरिया है कि इनकी समुचित जो भी मांग है, ठीक है ना, इनकी समुचित मांग प्रक्रिया पर ध्यान दिया जाए कि भाई क्षेत्र विशेष पर लोग लोकतंत्र में अगर कोई मांग कर रहे हैं तो क्षेत्र विशेष की इन मांगों पर पहले ध्यान दिया जाए, ठीक है, इन मांग पर या मान लीजिए जो भी मुद्दे हैं उन मांग पर। फिर नीति निर्माण प्रक्रिया में इन्हें समुचित भागीदारी दी जाए एवं नीति निर्माण प्रक्रिया में इन्हें भागीदारी दी जाए। कहने का मतलब होता है ना, कोई ज्यादा उछलता कूदता है तो उसको ही काम उसके गले में काम दे देते हैं, तो फिर इसकी उछल कूद है वो कम हो जाती है। तो ये काफी बार देखा गया कि बहुत ज्यादा उछल कूद करने वाला होता है तो उसे ज्यादा जिम्मेदारी देते हो शांत हो जाता है।
अब जो क्षेत्रीय आकांक्षा जब बढ़ती है तो फिर सरकार को इनकी मांगों पर ध्यान देते हुए उनकी भागीदारी को राष्ट्र हित में ले आना और इस पर ध्यान दिया जाना, तो ये काम क्षेत्रीय हितों के इस मुद्दों को, बढ़ते मुद्दों को समाधान करने के लिए तरीका अपनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं। और लेकिन ऐसा है कि कभी कभार क्षेत्रीय मांग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो तनाव हो जाता है, यानी नेक्स्ट पॉइंट है तनाव के दायरे। तनाव के दायरे, क्योंकि मांग जब बढ़ती है तो देश में स्ट्रेस और तनाव होता ही है। अब अगर आपको देखा जाए तो जब देश आज़ाद हुआ था उस समय भारत के सामने क्षेत्रीय एकता को बनाए रखना बहुत बड़ी समस्या थी। आपने स्वतंत्र पहले अध्याय में देखा होगा कि देश को एकीकरण करना था, यानी देशी राज्यों मतलब देशी रियासतों का भारत में जब विलय करना था तो उस समय काफ़ी प्रॉब्लम सामने आई थी। और उसी समय देश की जो एकीकरण का दौर चल रहा था उस समय एक कारण, एक वजह थी जो आज तक खटकती रहेगी, वो थी कश्मीर की समस्या। ये ऐसी नासुर समस्या थी जिसका समाधान आज तक नहीं हो सका और इस वजह से भारत में तनाव है वो काफ़ी स्तर पर बढ़ा है। अब देखो अगर देखा जाए तो एक तो जैसे तनाव का दायरा जो बड़ा था, एक तो भारत पाक के संबंधों पर, ठीक है, भारत पाक संबंध किस वजह से, विभाजन की वजह से, जिसका एक मुद्दा था कश्मीर। ठीक है, तो इसको लेकर तनाव हुआ था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में अलगाववाद की भावना, वे अपने आप को अलग समझते, अलग महसूस करते और अलग होने की नीति अपनाते हैं। तो इसलिए अगर देखा जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्रों में जो अलगाव की भावना है वो बहुत ही कहते हैं ना कि ठीक नहीं है। यहाँ पर बात करें कि इनकी जो ये आकांक्षा है वो बहुत गलत है भारत की राष्ट्रीय एकता को लेकर। इसके अलावा जैसे अगर बात कर दी जाए एक और समस्या है जैसे रीति, तो भाषा के आधार पर क्षेत्रीयता की पहचान, और इसके लिए तनाव हुआ था, इसके लिए तनाव श्रम पर था, तो ये भी एक तनाव का कारण है। और इसके बारे में भी आपने देखा होगा कि भाषा के आधार पर मांग जैसे उठी थी, सबसे पहले बात करें तो आंध्र इलाके में उठी थी, आंध्र प्रदेश, और धीरे धीरे यहाँ से अलग अलग राज्यों में जहाँ भाषा के आधार पर समस्याएं थी वहाँ उठी थी, यानी राजभाषा के खिलाफ आंदोलन हो रहे थे और लोगों ने अपनी भाषा और अपनी भाषा की पहचान को लेकर बढ़ावा दिया। और अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो एक और इसी प्रकार से भाषा की एक बड़ी समस्या को ध्यान में रखा जाए तो पंजाब भाषी क्षेत्र में हम बात करें, भाषी क्षेत्र में ये जो तनाव है वो भी श्रम पर था। तो ये कुछ तनाव के ऐसे बिंदु जिस पर हम बारी बारी की चर्चा करेंगे। और कुछ ऐसे इलाके भी थे भारत में जो क्षेत्रीय मांग के साथ साथ अपनी सीमा रेखा का निर्धारण कर रहे थे, वो कह रहे थे वापिस सीमा रेखा का एक बार निर्धारण कर दिया जाए। तो देखिए अब यहाँ पर कुछ तो ऐसे तनाव थे जो समय के साथ साथ ठीक होते गए, ठीक है, लेकिन कश्मीर और नागालैंड की जो समस्या है वो थोड़ी जटिल है, क्योंकि नागालैंड का जो इलाका है वो इस भावना के अंतर्गत आता है, ठीक है, यानी अलगाववाद की भावना का। और कश्मीर का मुद्दा तो आजकल ये बहुत बड़ा बना हुआ है, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान ने इसको बढ़ावा दे दिया। तो इस प्रकार से हमारी जो भी नीति है वो कहीं सफल असफल भी रही है। कुछ तनाव के ऐसे बिंदु है जो वर्तमान में भी मौजूद है। तो हमें इस तनाव के दायरे का जो विस्तार है उसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ दो एक तो हमें देखना है पंजाब और कश्मीर के तनाव और उनके क्षेत्र के बारे में, और एक हम देखेंगे पूर्वोत्तर भारत में अलगाव नीति के बारे में। तो अब हम सीधा चलते हैं और आज कश्मीर की जो प्रमुख व्यवस्था है, कश्मीर के संबंध में तनाव और क्षेत्रीयता की जो मांग है इसके ऊपर हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर दूसरा जो पार्ट आएगा ना उस पार्ट में तो हम आपको बताइए है, उस पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, उस पार्ट में हम आगे वाले पॉइंट को देखेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तनाव के दायरे, ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम देख रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर।
फटाफट से नोट कर लीजिएगा क्योंकि कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। देखिए आप सभी को पता है कि शुरुआत में जम्मू कश्मीर को अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। किसका? विशेष राज्य का, ठीक है। और इसको फिर काफी समय बाद यानी 2019 में इसे विशेष राज्य का दर्जा समाप्त कर स्वतंत्र राज्य का दर्जा प्रदान किया। स्वतंत्र राज्य का प्रदान 2009 में, यानी इसको 370 धारा हटा दी गई। इसको हम ये एंड अपना पॉइंट आएगा जब हम इसको विस्तार से समझाएंगे। तो देखिए कश्मीर की हिंसा के बारे में मैं आपको समझाऊंगा, लिखवाने का थोड़ा कम प्रयास रहेगा। तो देखा जाए तो जम्मू और कश्मीर जो है वो हिंसा से प्रभावित सीमा क्षेत्र पर है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो भारत का ये सीमा रेखा है। तो इस प्रकार से इस कश्मीर की वजह से भारत की आंतरिक और बाह्य समस्या उत्पन्न हुई है। कश्मीर की वजह से भारत में आंतरिक एवं बाहरी तनाव उत्पन्न हुए हैं। बाहरी तनाव उत्पन्न हुए हैं, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताएंगे क्योंकि यहाँ पर बारी बारी से जब हिंसा घटना होती रही है तो इससे निर्दोष व्यक्ति भी मारे गए हैं और शासन व्यवस्था का भी प्रभावित हुई है। अब देखिए इसके बारे में आपको वैसे आपको बुक में भी आपने बिल्कुल अच्छे समझा होगा, लेकिन देखो मैं आपको बताऊं, जम्मू और कश्मीर 3 सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में डिवाइडेड है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जम्मू और कश्मीर और लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर का इलाका है वो 3 अलग अलग राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियों में डिवाइडेड है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो तीनों के बारे में जैसे देखें तो देखिए जम्मू जो क्षेत्र है ना वो छोटी पहाड़ियों और मैदानी भाग का इलाका है और इसमें मुख्य रूप से हिंदू रहते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, जम्मू के अंदर पहाड़ी क्षेत्र और हिंदू रहते हैं। इसके अलावा देखा जाए नेक्स्ट तो मुसलमान, सिख और अन्य मतों के लोग भी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनका पॉपुलेशन बाकी से कम है। इसके अलावा कश्मीर क्षेत्र ये कश्मीरी घाटी क्षेत्र के अंतर्गत आता है और यहाँ अधिकांश मात्रा में कश्मीरी मुसलमान रहते हैं और बाकी कम संख्या में यहाँ पर बाकी धर्म के लोग रहते हैं, जैसे हिंदू, सिख, बौद्ध। बाकी एक लास्ट में तीसरा जो रहता है लद्दाख। जो लद्दाख है वो मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र है और जिनकी जनसंख्या बहुत कम है, लेकिन अगर देखा जाए लगभग तो ये बौद्ध और मुसलमान धर्म के लोग यहाँ पर बराबर रहते हैं। तो ये तो एक तरह से मैंने आपको यहाँ पर क्षेत्र विभाजन बता दिया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख किस प्रकार से हैं। अब देखिए समस्या की जड़ें कब खड़ी होती है, ठीक है ना। जम्मू कश्मीर में समस्या की जड़ें, देखिए समस्या की जड़ों के ऊपर बात करें तो यहाँ पर कश्मीर के राजा थे हरी सिंह जी। कौन थे? हरी सिंह जी, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पर राजतंत्र था, अंग्रेज के तब भी राजतंत्र था। लेकिन यहाँ एक बात ये कहें कि इम्पोर्टेंट थी कि इस राज्य में एक लोकतंत्री व्यवस्था लाने के लिए कुछ लोग हैं वो आंदोलन चला रहे थे। कुछ लोग कह रहे थे अब भारत आज़ाद हो चुका है तो राजतंत्र समाप्त होना चाहिए, हमें यहाँ पर लोकतंत्र चाहिए। तो राज्य में नेशनल कांग्रेस, इस वजह से कश्मीर राज्य में नेशनल कांग्रेस के जो प्रमुख थे, नेशनल कांग्रेस के प्रमुख लीडर कह सकते हैं शेख अब्दुल्ला, ठीक है। शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में आंदोलन चल रहे थे और ये आंदोलन क्यों चल रहे थे? क्योंकि कश्मीर में लोकतंत्र लाना है। कश्मीर में क्या लाना है? लोकतंत्र लाना है, ठीक है। तो ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। इसके अलावा समस्या ये नहीं थी, बड़ी समस्या क्या थी कि जो पाकिस्तान था, वो कश्मीर को लेना चाहता था। जैसे अपने जैसे सनी देओल का एक डायलॉग सुना होगा कि दूध मांगे तो खीर दे देंगे, लेकिन अगर कश्मीर मांगा ना तो सिर देंगे। तो ये काफ़ी पॉपुलर भी हुआ था कि भाई आपको कुछ भी चाहिए हेल्प तो हम दे देंगे, लेकिन कश्मीर के मामले में टांग मत अड़ाइए क्योंकि कश्मीर हमारा है और रहेगा। अब इसका ऐसा रीज़न क्यों, हम पढ़ने के हिसाब से देखने वाले। तो देखिए अब ये हुआ कि कश्मीर को लेकर पाकिस्तान हमेशा दावा कर रहा था। जब भारत पाकिस्तान विभाजन हुआ तो उस अकॉर्डिंग कश्मीर ने कश्मीर जो है वो पहले कह रहा था कि मैं अलग रहूँगा। हरी सिंह जी ने कहा ये हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। तो भारत ने कहा ठीक है भाई, तो भारत में नहीं आना चाहता, पाकिस्तान में जाना स्वतंत्र रहे। लेकिन फिर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने कश्मीर को ज़बरदस्ती कब्जे में करने की कोशिश की। तो ज़बरदस्त कब्जे में कोशिश करने की वजह से
हरीश सिंह जी को टेंशन होने लगी और फिर वो भागकर सीधे भारत के पास आए और कहा कि कश्मीर को बचा दो, क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान के कबाइलियों ने हमला कर दिया, लूटपाट मचा दी है, और मैं आपके साथ मिलने को तैयार हूँ, लेकिन हमें स्वतंत्र अस्तित्व रखना है, लेकिन फिर भी हम आपके बाहरी रूप में हम आपके साथ ज्वाइन हो जाते हैं। इस प्रकार से कश्मीर पर पाकिस्तान ने कब हमला किया? अक्टूबर महीने में। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, अक्टूबर 1947-48 का समय। ठीक है, 48 का समय अच्छा है, लेकिन वो जो विवाद हुआ ना, तो विवाद के अकॉर्डिंग तो आप याद रखना 47। जब अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने सेना भेजी तो हरी सिंह जी विवश कहने का मतलब है कि अब उनको रास्ता दिखा ही नहीं, अब तो एक ही नजरिया, एक ही रास्ता है, वो है भारत। तो इस प्रकार से हरी सिंह जी हैं वो भारत के पास आए शरण के लिए आए कि भाई कश्मीर को बचा लो। तो फिर भारत ने कहा कि भाई हम तभी आपके काम में सहयोग करेंगे जब आप हमारे हो, जब हमारा इलाका होगा तब हम आपकी सेवा करेंगे। तो फिर कश्मीर के विलय पर हरी सिंह जी ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। किस पर? विलय पत्र पर क्या कर दिए? हस्ताक्षर कर दिए। जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है ना, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद अब तो कश्मीर भारत का अंग हो चुका था। तो भारत ने फिर कश्मीर में अपनी सेना के जरिए पाकिस्तान को खदेड़ मतलब हरा दिया या कंट्रोल में ला दिया, जहां तक इराक का घेरा उसके आगे नहीं बढ़ने दिया, और कबालियों की भाड़ी टट्टू थे जो वो घुसे थे। अब देखो हुआ क्या, अब ये समस्या थोड़ी क्रिटिकल मोड पे आ चुकी थी। क्रिटिकल मोड का आने का मतलब है कि इस कश्मकश लड़ाई भाग दौड़ के अंतर्गत देखा जाए तो ये मामला पहुंच चुका था, थोड़ा बड़ा हो चुका था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि अप्रैल 1948 को जब पाकिस्तान को लगा कि कश्मीर अब हमारे कब्जे में नहीं आने वाला है, तो इसने इस मैटर को यूएनओ में उछाल दिया। यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ में उछाल दिया। यानी था तो घरेलू मामला भारत की राजनीति का, क्योंकि भारत का अंग हो चुका था अभी, लेकिन उसने इसको विश्व स्तर पर सभी देशों के समक्ष यूएनओ में रखा। तो फिर यूएनओ ने कहा ठीक है, हम इसके तीन आपको तर्क दे रहे हैं, इसके बाद समाधान करेंगे। तो 3 बातें पहले आपको माननी होगी। पहली ये बात रखी गई कि पाकिस्तान को अपने सारे के सारे नागरिक जो अवैध रूप में कश्मीर में घुसे हैं इनको बाहर निकाल दो, पहली कंडीशन। ठीक है, दूसरी कंडीशन भारत को कहा कि आप भारत से धीरे धीरे अपनी फौज बाहर निकालें और कानूनी व्यवस्था सही करवाएं। तीसरी कंडीशन रखी गई कि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से यहाँ पर वोटिंग करवाई जाए कि ये लोग भारत में जाना चाहते हैं या पाकिस्तान में। तो अब पाकिस्तान ये बात मानने को राजी नहीं हुआ, और 1948 में तब तक वहाँ पर शेख अब्दुल्ला के नेतृत्व में कांग्रेस वहाँ की सरकार बनी और शेख अब्दुल्ला वहाँ के प्रधानमंत्री बन गए। तो इस प्रकार से जब वो पाकिस्तान डटा रहा तो भारत ने अपने नियंत्रण में था उस समय, तो यहाँ पर चुनाव करवा दिए, और 370 धारा के तहत इस समस्या को देखते हुए भारत ने कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। पूर्ण तरह से इसको न ज्वाइन करते हुए भारत का ही अंग रहेगा, लेकिन एक विशेष राज्य के तहत इसको सुरक्षा और नजरिया दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इस समस्या के अंतर्गत अनुच्छेद 370 के तहत विशेष राज्य का दर्जा, ठीक है ना, दिया गया। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। अब देखो आगे बढ़ते हैं कि ये जो समस्या है वो अब राजनीतिक मोड़ लेने वाली थी, बाहरी और आंतरिक झगड़े शुरू होने वाले थे। इसके अंतर्गत बाहरी और आंतरिक झगड़े, बाहरी एवं आंतरिक झगड़े शुरू होने वाले थे। ठीक है, अब देखो देखा जाए तो सिंपल सी बात है कि जम्मू कश्मीर पर अब पाकिस्तान से झगड़े हो चुके थे, यानी वो अपना दावा कर रहा था। तो फिर इस वजह से कश्मीर की वजह से भारत की सुरक्षा के अंतर्गत आंतरिक और बाह्य रूप में टेंशन होने लगा, झगड़े होने लगे। और जैसा कि पाकिस्तान ने धीरे धीरे कुछ अवैध क्षेत्र पहले से कब्जा कर लिया था और वो उसको छोड़ने वाला नहीं था, यानी आधिकारिक रूप में तो वो हमारा इच्छा है, लेकिन अवैध रूप में पाकिस्तान इसको कब्जे में किया हुआ है और कबालियों के द्वारा इसने कब्जा करवाया था। तो इस प्रकार से जो इलाका पाकिस्तान ने कब्जे में किया, किसका? कश्मीर का इलाका, जो वैसे राजनीतिक रूप में हमारा वो इलाका है, लेकिन उसको फिर कश्मीर को जो इलाका कब्जे में किया ना, इसको पीओके कहते हैं, पाक अधिकृत कश्मीर। ठीक है,
और इसको पाकिस्तान ने नाम दिया आज़ाद कश्मीर। क्या नाम दिया उस क्षेत्र को? आज़ाद कश्मीर नाम दिया गया। ठीक है, तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना है, ये प्रश्न अगर आ जाए तो। अब भारत संघ में कश्मीर को लेकर भी एक विवाद था कि कुछ तो कह रहे थे कि भारत ने जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया। क्या दिया है? विशेष राज्य का दर्जा दिया। ठीक है, तो जब विशेष राज्य का दर्जा दिया गया तो इसको लेकर थोड़ा मतभेद था। भारत के ही कुछ लोग और वहाँ के कश्मीर के लोग, देखो क्या दो तर्क थे विशेष राज्य के संदर्भ में, दो तर्क थे, पहला और दूसरा। ठीक है, दूसरा तरीका तो था कि जो 370 के तहत जो छूट दी गई है, स्वायत्ता दी गई है, स्वायत्ता प्रदान की है, उसे और ज्यादा करें, ज्यादा स्वायत्ता की मांग करना। क्या किया गया? ज्यादा स्वायत्ता की मांग की जा रही थी। ठीक है, और पहला मसला जो था, यदि स्वायत्ता का मतलब ज्यादा छूट दी जाए, 370 के तहत भले भारत के अंतर्गत कश्मीर भारत का इच्छा है, लेकिन 370 के तहत भारत ने जो कश्मीर के क्षेत्र के लोगों को, कश्मीर इलाकों को जो स्वायत्ता दी वो कम है, तो इसको और ज्यादा दी जानी चाहिए। और कुछ लोगों ने कहा कि 370 के तहत ये प्रावधान किया गया है और कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, तो कश्मीर के बाहरी लोगों का एक विश्वास था कि अनुच्छेद 370 के तहत इसको विशेष राज्य का जो दर्जा तो दिया गया है, लेकिन भारत से पूर्ण रूप से एकीकृत होने नहीं देता। इस वर्ष को लगा कि अनुच्छेद 370 रद्द कर दिया जाना चाहिए और जम्मू कश्मीर को किसी भी तरह राज्य की तरह माना जाना चाहिए। यानी कुछ लोग कह रहे थे कश्मीर की कि भारत का पूर्ण अंग बना लो, भारत का पूर्ण अंग बना लो। किसने कहा? ये कश्मीर के लोग कह रहे थे, यानी 370 को रद्द कर दो, 370 को रद्द कर दो। ठीक है, इस प्रकार से ये मांग उठ रही थी कि भाई भारत को पूर्ण अंग बना लिया जाए, मतलब कश्मीर को भारत का पूर्ण अंग बना लिया जाए कश्मीर को, और 370 धारा को रद्द कर दिया जाए। अब इस वजह से ये दो चीजें हो रही थी, इधर कश्मीर पर अवैध रूप में पाकिस्तान कब्जे किया हुआ था। अब जबकि यहाँ पे 1948 से कश्मीर के अंदर कांग्रेस का चुनाव भी हुआ, शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री भी बने, यहाँ का प्रमुख जो था शेख अब्दुल्ला। अब हम इसको एक राजनीतिक मोड़ पे आगे ले जाने वाले की समस्या और किस तरह से आगे रूप ग्रहण करती है, यहाँ तक आप समझ लिया। 48, ठीक है ना, 1948 के बाद की राजनीति, क्योंकि कश्मीर में अब वो समस्या था यथावत थी, लेकिन साथ ही कश्मीर में राजनीतिक लोकतंत्र की व्यवस्था स्थापित करने के लिए यहाँ पे राजनीति भी शुरू हो चुकी थी। तो 1948 से राजनीति, ठीक है। अब देखिए ये हुआ कि 1948 में यहाँ पर जो इस कश्मीर का जो प्रधानमंत्री चुना गया वो था शेख अब्दुल्ला। कौन थे? शेख अब्दुल्ला, ठीक है ना। तो शेख अब्दुल्ला और भारत की केंद्र सरकार की मध्य तनातनी होगी, क्योंकि केंद्र सरकार जो चाहती थी वो चीज़ नहीं हो रही थी। तो इस वजह से केंद्र और शेख अब्दुल्ला के मध्य तनातनी होने लगी, यानी मतभेद होने लगे शासन संचालन को लेकर। तो फिर इस वजह से क्या हुआ कि ये जब तनातनी ज़्यादा होने लगी तो शेख अब्दुल्ला को 1953 में क्या कर दिया? पदच्युत कर दिया। पदच्युत मतलब हटा दिया, पदच्युत किया गया, यानी हटा दिया। फिर इसके बाद कई वर्षों तक उसी कैद में रखा गया, कैद में कि भाई ये प्रॉब्लम कर सकता है। और इसके बाद जो आने वाली जो व्यवस्था थी उसमें पर्याप्त रूप में समर्थन नहीं मिला, लेकिन शेख अब्दुल्ला की तनातनी की वजह से केंद्र सरकार ने उसे हटा दिया था। फिर 1953 से 76 के बीच की अवधि में कांग्रेस पार्टी ने राज्य की नीतियों पर प्रभाव डाला, वहाँ की राज्य की नीति पर। फिर इसके बाद शेख अब्दुल्ला और वापस इनका ठीक हुआ तो शेख अब्दुल्ला है, या फिर देखो पहले बात करें शेख अब्दुल्ला के मध्य तनातन होने से शेख अब्दुल्ला तो गया था जेल में, ठीक है। तो इस वजह से शेख अब्दुल्ला के बिना नेशनल कांग्रेस है वह समर्थन नहीं जुटा पाई थी कश्मीर में, यानी बड़ी पार्टी नहीं हो पाई थी। तो इस प्रकार से सीधा नियंत्रण है वह राज्य पर कांग्रेस का नहीं था, शेख अब्दुल्ला का नहीं था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की नेशनल कांग्रेस थी। तो इस वजह से, और दूसरा ये भी कह सकते हैं कि शेख अब्दुल्ला की वजह से केंद्र सरकार में कांग्रेस थी, वो भी शेख अब्दुल्ला की वजह से कश्मीर पर पॉज कर सकती थी। यानी शेख अब्दुल्ला की वजह से जो भारत की जो कांग्रेस थी वो कश्मीर पर प्रभाव डाल सकती थी, लेकिन अब वो भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि शेख अब्दुल्ला की पार्टी न होने की वजह से केंद्र सरकार का प्रभाव कम होता नजर आ रहा था।
और इसके अलावा 1935 का हालात देखें तो एक हालात हुआ था, भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था, तनातनी संबंध और ज़्यादा बढ़ चुके थे। फिर 1974 में इंदिरा गांधी ने शेख अब्दुल्ला के साथ समझौता किया, यानी 1974 की बात करें 1974, तो 1974 में शेख अब्दुल्ला और इंदिरा गांधी के मध्य क्या हुआ, समझौता हुआ। क्या हुआ, समझौता हुआ। और समझौते के बाद वापस कश्मीर में शेख अब्दुल्ला को एज ए मुख्यमंत्री के तौर पे निर्वाचित कर, मतलब मुख्यमंत्री के तौर पे उसको अधिकार दे दिया, सरकार वापस रूटीन पे आ गई, यानी शेख अब्दुल्ला वापस कश्मीर की राजनीतिक गद्दी पर बैठ गए। ठीक है, इसके बाद 1982 को देखा जाए, 1982 की घटना याद रखेंगे। ठीक है, 1982 में शेख अब्दुल्ला का देहांत हो जाता है। और इसके बाद शेख अब्दुल्ला के बाद इस नेशनल कांग्रेस जो कश्मीर में जो है, कश्मीर में जो पार्टी थी जिसके आधार पर नेशनल कांग्रेस जो थी कश्मीर में, इसी के दम पर, इस पार्टी के दम पर ही शेख अब्दुल्ला कश्मीर में राज करते हैं। ठीक है, तो शेख अब्दुल्ला तो 1982 में क्या हो गया, मृत्यु होगी, देहांत हो गया। तो नेशनल कांग्रेस की बागडोर इनके पुत्र, जिसको हम याद रखेंगे, शेख अब्दुल्ला की मृत्यु के बाद उनका पुत्र बना फारूक अब्दुल्ला, इस मुख्यमंत्री बना, फारूक अब्दुल्ला, फिर क्या बना, मुख्यमंत्री बना। ठीक है, तो अब अगर देखा जाए तो फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में वहां पर शासन संचालन हो रही थी, लेकिन फारूक अब्दुल्ला और वहां के राज्यपाल के मध्य थोड़ा संबंध है वो तनातन रहा, और इस वजह से शेख अब्दुल्ला लंबे समय तक नहीं टिक पाया। और एक बार वापस केंद्र सरकार ने शेख अब्दुल्ला को, मतलब फारूक अब्दुल्ला को हटा दिया, और केंद्र सरकार ने अपना राष्ट्रपति शासन वहाँ पे लागू किया। इसके बाद शेख अब्दुल्ला इंदिरा गांधी के समझौते के बाद जो व्यवस्था वहाँ पर पहले आई थी, और फिर इस व्यवस्था को फारूक अब्दुल्ला ने बिगाड़ दिया था। ठीक है ना, जिस वजह से कश्मीर में पंडितों के साथ काफ़ी हालत खराब भी हुई थी, और इस वजह से नेशनल कांग्रेस पर काफ़ी दबाव बनाया गया था। देखो, यहाँ तक हमने थोड़ा सा देखा। इसके बाद फिर क्या होता है, अगर हम देखा जाए तो भारत की राजनीति के अंतर्गत, तो शेख अब्दुल्ला है वो कश्मीर में नेशनल कांग्रेस का एक प्रभावशाली नेता था, जिसके बलबूते पे वहाँ पे शासन व्यवस्था चल सकती थी। फिर इसी बीच वहाँ पे क्या हो जाता है, शस्त्र विद्रोह और क्रांति हो जाती है, शस्त्र विद्रोह एवं क्रांति। ठीक है ना, इसको मैं थोड़ा शॉर्ट में बताने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि 1987 के विधानसभा चुनाव हुए, उस विधानसभा चुनाव में बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का गठबंधन हुआ। जब चुनाव हुआ 1987 में, तो कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस, मतलब जो कश्मीर की जो पार्टी जिसको मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रहा था, इस पार्टी का जो नाम है वो याद रखें, नेशनल कॉन्फ्रेंस है। ठीक है ना, नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारत की कांग्रेस पार्टी, इसके गठबंधन से कश्मीर में वापस सत्ता स्थापित हो गई। ठीक है, अब फिर एक समय वो वापस लौट आया जब फारूक अब्दुल्ला के समय कांग्रेस अपने केंद्र सरकार के दम पर बैठे हुए कश्मीर पर नियंत्रण कर सकती थी। लेकिन 1989 के अंतर्गत कश्मीर में एक उग्रवादी आंदोलन शुरू हो गया। उग्रवादियों ने अलगाव भाव से विद्रोह कर दिया। क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया, यानी आवाज तेज कर दी और विद्रोह की भावना भड़का दी। ठीक है, तो इस वजह से कश्मीर में वहां पर उग्रवादियों ने युद्ध, मतलब कहते हैं आंतरिक गृह युद्ध जैसी स्थिति हो गई। तो फिर एक उग्रवादी आंदोलन ने, विद्रोहियों को पाकिस्तान ने सपोर्ट दिया था भारत में कि भाई कश्मीर में हमला करो। तो पाकिस्तान ने नैतिक, आर्थिक और फौजी समर्थन देकर उग्रवादियों को भड़काया था और कश्मीर उग्रवादी इलाका बन गया था। फिर इसको ठीक करने के लिए भारत सरकार ने प्रयास किया। इस वजह से सरकार तो चली गई, सरकार का स्तर गिर गया, यानी सरकार जब उग्रवादी इलाका भड़क जाता है तो फिर सरकार नहीं रहती। तो 1996 के अंत तक जाके देखो, 1989 से 1996 तक के मध्य उग्रवादियों को ठीक करने के लिए वहाँ पे राष्ट्रीय शासन लगाया गया था। फिर 1996 से एक बार पुनः फारूक अब्दुल्ला के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में एक बार पुनः चुनाव हुए और फिर शासन व्यवस्था चली। लेकिन
जम्मू कश्मीर में क्षेत्रीय स्वायत्तता की मांग के साथ फारूक अब्दुल्ला सत्ता में आया। फारूक अब्दुल्ला वापस सत्ता में आया 2002 में। इसके बाद तो ठीक हुआ, फारूक अब्दुल्ला वापस बना, ठीक है ना, फारूक अब्दुल्ला प्रमुख बना। लेकिन दोबारा जब 2002 की बात करें तो 2002 में वापस फारूक अब्दुल्ला शासन सत्ता में आया, लेकिन इस प्रकार वो अब एक जनता की मांग के आधार पर उन्होंने कहा कि भाई हम कश्मीर को स्वायत्त दर्जा देंगे, स्वतंत्र राज्य का दर्जा देंगे। इसी मांग के साथ वह इस पार्टी में आया। और देखा जाए तो नेशनल कांग्रेस इस अवधि में 2002 में जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए और नेशनल कांग्रेस बहुमत में विफल रही, क्योंकि पीपुल्स पार्टी जो थी एक नई पार्टी है वो दबाव में आई। यानी 2002 में शेख अब्दुल्ला तो हार गया, याद रखिएगा, अभी कहा था उसको हार गया, लेकिन नेशनल पीपुल्स पार्टी है वो सत्ता में आई। फिर 2002 के बाद हम देखें, 2002 के बाद, ठीक है ना, क्योंकि शेख अब्दुल्ला हार गया, हाँ फारूक अब्दुल्ला, ये नोट कर लीजिए, फारूक अब्दुल्ला क्या हो गया, हार गया, ठीक है ना, इसकी 2002 में हार हो गई, ठीक है, तो वो सत्ता से बाहर हो गया। और इस समय एक नई पार्टी बनी पीडीपी। कौन जीता, पीडीपी, यानी पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये जीती। और फिर 2002 के बाद कश्मीर की राजनीति में और बदलाव होने शुरू हो गए थे। अब और क्या बदलाव हुआ तो देख लेते हैं हम थोड़ा सा आगे, 2002 और इससे आगे, 2002 व इससे आगे कश्मीर में क्या राजनीति रही, ठीक है, तो ये देखते हैं। सर ये टॉपिक दोबारा बताना सर जी, रमेश। चलो आगे देखते हैं। जैसे कि देखा जाए तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ये होता है कि घटनाएं नवीन मोड़ पर जा रही थी, ठीक है, तो अब 2002 के बाद वापस एक ऐसा मौका आया जब गठबंधन की सरकार बनी, ठीक है, तो गठबंधन के समझौते से मुफ्ती मोहम्मद 3 वर्ष के लिए सरकार की मुखिया रही और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गुलाम नबी आजाद जो बने थे 2008 में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद उसको वापस हटा दिया गया। तो अब देखा जाए तो मुफ्ती मोहम्मद ये शेख अब्दुल्ला से रिलेटेड थी या उनकी फैमिली मेंबर थी और 3 वर्ष के लिए सरकार की मुखिया रही, ठीक है। इसके बाद 2008 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ तो फिर यहाँ प्रशासन व्यवस्था जो भी थी वो बेदखल हो गई, ठीक है ना। अब आगे जब हम बात करें तो यहाँ पर सबसे जरूरी है कि अगला चुनाव दिसंबर 2008 में हुआ, यानी वापिस जब हिलचल होती रही, जो जरूरी है वो बता रहा हूँ, 2008, ठीक है ना, 2008 में नवंबर जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव में मिली जुली सरकार बनी, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और उस समय इसके जो नेता थे 2009-10 में वो थे उमर अब्दुल्ला, ठीक है। अब देखिए उमर अब्दुल्ला है जो शासन सत्ता में आए और इसने हुर्रियत कांग्रेस द्वारा पैदा की गड़बड़ियों का सामना करना पड़ा। तो फिर 2014 में यह राज्य में पुनः चुनाव हुए और 25 वर्षों में सबसे हाईएस्ट रिकॉर्ड हुआ कि 2014 में कश्मीर में मतदान का रिकॉर्ड टूटा, मतदान का रिकॉर्ड टूटा, ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बात करें तो मिलीजुली सरकार वापस आई, इस समय पीडीपी आई। कौन आई, पीडीपी की सरकार आई, मतदान का रिकॉर्ड टूटा क्योंकि पीडीपी की सरकार आई, किसके नेतृत्व में, बीजेपी के नेतृत्व में, ठीक है ना, यानी बीजेपी और इन दोनों ने वहां पर गठबंधन सरकार बनाई। और इसके साथ मुफ्ती मोहम्मद शहीद के निधन के बाद बेटी महबूबा मुफ्ती वो यहाँ की मुख्यमंत्री बनी सत्ता में, ठीक है। आगे हम बात करें तो यहाँ पर सबसे जरूरी था कि 2016 तक वो यहाँ की मुख्यमंत्री रही मोहम्मद मुफ्ती। और मोहम्मद मुफ्ती के कार्यकाल में बाहरी और भीतरी तनाव हैं वह धीरे धीरे अगर देखा जाए तो आतंकवादी गतिविधियों में बदल रहे थे। तो 2018 में मुफ्ती मोहम्मद को बीजेपी ने जो समर्थन दिया था वो वापस ले लिया। कब, 2018 में बीजेपी ने जो मुफ्ती मोहम्मद को समर्थन दिया था वो वापस ले लिया और इस वजह से फिर वहां पे राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया। और लास्ट में फिर क्या हुआ, लास्ट में जब राष्ट्रपति शासन रहा तो अब देखा गया कि अब स्थिति को ठीक करना है तो 5 अगस्त, नोट कर लेना सबसे इंपॉर्टेंट, 5 अगस्त 2019, ठीक है, 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन
अधिनियम लाया गया कि भाई इसको कश्मीर को एकदम पूरी तरह समाधान कर दिया जाए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इस अधिनियम के तहत 370 धारा को खत्म कर दिया, 370 धारा को समाप्त कर दिया क्योंकि ये समस्या बन रही थी। और इसके अलावा जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन कर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। कौन क्या बनाए? 2 केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बोल वाले क्षेत्र के जीते जागते उदाहरण के तौर पर है। इस प्रकार से 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए, केंद्र शासित प्रदेश। एक तो बना दिया जम्मू एंड कश्मीर का इलाका और एक बना दिया लद्दाख। इस प्रकार से भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं और 28 राज्य हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से कश्मीर का मसला मान लीजिए पाकिस्तान की ओर से तो अभी मतभेद का बना हुआ, लेकिन फिर भी यहाँ तक आके थोड़ा सॉल्व आउट हो चुका था, ठीक है। इसके आगे वाले हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, शेयर दिस वीडियो, लव यू गाइस।